हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट और कंसाइनमेंट के प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन को देखा था। एक क्वेश्चन भी किया था जिसके अंदर एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करी थी और साथ ही देखा था कि एबनॉर्मल लॉस से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, नॉर्मल लॉस से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से इम्पैक्ट होती है। आज एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर जो लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होगी और पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट हम कंप्लीट प्रिपेयर करने वाले हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस एक साथ नहीं दे रखे हैं। वैसा क्वेश्चन भी आएगा, वो मैं आगे करवाऊंगा। फिलहाल ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। यहाँ पर सिर्फ एबनॉर्मल लॉस रहेगा। हमने समझा था कि एबनॉर्मल लॉस जिस भी स्टेज पे होता है उस स्टेज तक के सारे वो खर्चे जोड़ने हैं जो हम क्लोजिंग स्टॉक की कंप्यूटेशन के प्रिंसिपल पे अप्लाई करते हैं। यानी कंसाइनर का तो सभी खर्चा जुड़ जाएगा और कंसाइनी का वो खर्चा जुड़ेगा जो नॉन रेकरिंग है, पर तभी जुड़ेगा अगर वो लॉस्ट गुड्स एबनॉर्मल लॉस वाले प्रोपोर्शनेट गुड्स पर लगा हो। तो पिछले क्वेश्चन में जब हमने देखा था कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट डिस्ट्रॉय हो रहे थे तो कंसाइनी तक पहुंचे ही नहीं, अगर तो कंसाइनी ने कुछ नॉन सेलिंग एक्सपेंस भी किया होगा तो डिस्ट्रॉयड गुड्स पे वो नहीं लगा होगा। तो उसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। और अगर कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद उसके गोडाउन में अगर गुड्स पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो फिर कंसाइनी के नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट हिस्सा भी उनकी कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। नॉर्मल लॉस से हम क्या करते हैं, कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं। तो वो चीज़ भी हमने देखी थी, नॉर्मल लॉस का एक मॉड्यूल का क्वेश्चन भी किया था। चलिए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम करते हैं। 5000 शर्ट्स वर कंसाइन्ड बाय रायजादा एंड कंपनी ऑफ दिल्ली टू जिंग ऑफ टोक्यो। दिल्ली से जापान जा रहे हैं गुड्स, ठीक है। एट कॉस्ट ऑफ 375 ईच। तो गुड्स की कॉस्ट दे रखी है 375 की। रायजादा एंड कंपनी पेड फ्रे 50,000 एंड इंश्योरेंस 7500। इंश्योरेंस करवा रखा है। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 500 शर्ट्स वर टोटली डैमेज्ड बाय फायर। फायर होना नॉर्मल कॉज ऑफ कोर्स ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि बस गुड्स जाएंगे तो दिल्ली से टोक्यो गुड्स निकलते हैं और रास्ते में आग लगेगी ये पक्का है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये अब नॉर्मल रीजन ही ऑफ कोर्स। जिंग टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग शर्ट्स। रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए हैं 500 शर्ट्स रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो जिंग के पास तो पहुंचे ही 4500 शर्ट्स, है ना। उस पे उसने 72,000 की कस्टम ड्यूटी पे करी हुई। तो क्या कस्टम्स डिपार्टमेंट जले हुए गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लेगा क्या? वो तो हमने प्लेन से ही फेंक दिया होंगे, है ना, खिड़की खोल के फेंक दिया अपन ने। तो वो जले हुए गुड्स पे हम कस्टम ड्यूटी ऑफ कोर्स नहीं देने वाले। वो गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए हम मना कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, हम क्यों दे कस्टम ड्यूटी, आप संभालो, है ना। तो कस्टम ड्यूटी जो 72,000 की लगी है ये कितने शर्ट्स पे लगी होगी? पॉइंट इस कितने शर्ट्स पे लगी होगी? 4500 शर्ट्स पर। 500 निकले थे पर पहुंचे कितने हैं? 4500 पहुंचे हैं, क्योंकि 5000 में से 500 शर्ट्स तो रास्ते में ही जल गए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। जिंग हैड सेंट अ बैंक ड्राफ्ट टू रायजादा एंड कंपनी फॉर 2,50,000 एज एडवांस पेमेंट। तो हमारे पास 2,50,000 एडवांस में आ गया है हमारे कंसाइनी से। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या डलेगी? कंसाइनर की बुक्स में एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डीआर टू जिंग, है ना। तो इसका कंसाइनमेंट अकाउंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स जिंग कंसाइनी अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा। 4,000 शर्ट्स वर सोल्ड बाय हिम। हमारे जिंग भाई ने बेचे 4,000 शर्ट्स वर सोल्ड बाय हिम एट 500 ईच। Expenses incurred by Zing on godown rent and advertisement amounted to 10,000। ये सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ना तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में कंसिडर होंगे और एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में इवन ऊपर वाला 72,000 भी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि वो पहुंचने के बाद लगा है और जो गुड्स हैं वो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए। अगर ये शर्ट्स जो 500 शर्ट की आग लगी, ये अगर आग कंसाइनी जिंग के गोडाउन टोक्यो में लगी होती अगर, तो ये 72,000 भी मैं प्रोपोर्शनेटली जोड़ देता। ये बात हमें क्लियरली समझ में आती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि आप कंसाइनी के कभी कभार नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ते हो, कभी नहीं जोड़ते हो नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में। तो जो डिस्ट्रॉयड गुड्स पे लगेगा वही जोड़ूंगा, पर लगने वाला भी मैं सिर्फ कौन सा जोड़ूंगा?
वही जोड़ूंगा जो मैं कंसाइनमेंट स्टॉक की प्रिंसिपल पे जोड़ता हूं, और वहां कौन से जोड़ता हूं, नॉन सेलिंग नॉन रेकरिंग खर्चे। ओके दोस्तों, ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%, फ्लैट आउट 5% बोला है, ऑर्डिनरी कमीशन है। जो भी इन भाई साहब ने सेल करी है, 4,000 शर्ट बेचे हैं 500 रुपये में, 2 लाख की सेल है, इस पे 5% का कमीशन मैं जिंक को भेज दूंगा। One of the customers to whom goods were sold on credit could not pay the cost of 25 shirts. 25 शर्ट्स उसने पैसे नहीं दिए। तो ये 25 शर्ट क्या हो गए दोस्तों, 25 शर्ट क्या हो गए, बेड डेट्स हो गए। बेड डेट्स हो गए, बुक करना पड़ेगा। कहाँ बुक करना पड़ेगा, किसका खर्चा है, कंसाइनर का खर्चा है, कोई डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में बेड डेट्स बुक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। और 25 शर्ट पे जो बेड डेट्स हुए, सेलिंग प्राइस जो भी 500 रुपए के हिसाब से, वो बेड डेट्स मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखने पड़ेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में बेड डेट्स तब नहीं आएगा जब कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा होगा, तो फिर वो बेड डेट्स कंसाइनी अपने कमीशन रिसीव्ड में से एडजस्ट करेगा, क्योंकि तब वो उसका खर्चा है, अभी कंसाइनी का खर्चा नहीं है। कंसाइनी हाथ खड़ा कर देगा, सर मैं सेलिंग एजेंट, मेरी जिम्मेदारी थी बेचना, मैंने बेच दी, पैसे रिकवर नहीं हुए, आपके गुड्स, आप ओनर, आपका रिस्क, मुझे ऑर्डिनरी कमीशन दे रहे हो तो मैं क्यों बेयर करूं बेड डेट्स। तो ये बेड डेट्स का खर्चा कंसाइनर यानी रायज़ादा एंड कंपनी दिल्ली वाले भाई को बेयर करना पड़ेगा। आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। बस क्वेश्चन खत्म, अब तो क्या करना है ये पूछा हुआ है, तो प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे। एंड द अकाउंट ऑफ जिंग इन द बुक्स ऑफ रायज़ादा एंड कंपनी, जिंग सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर ऑफ डैमेज गुड्स। इंश्योरेंस आपने वो प्रीमियम पे करी है 7,500 की, पर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये आग जो लगी ये आपकी गलती से थी, नेग्लिजेंस से थी, हम क्लेम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो जाने, हमें अकाउंटिंग करनी है। करें स्टार्ट। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आर्ट कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सारी चीज़ें प्लेस करते हैं, फिर कंसाइनी का अकाउंट अलग से बना देंगे। ये साइमल्टेनियसली बनाने की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। छोटी पोस्टिंग्स होती हैं, छोटा क्वेश्चन है कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने 5,000 शर्ट्स भेजे हैं 375 के, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5,000 शर्ट, 375 का एक शर्ट, वैल्यू कितनी निकल के आती है बताता हूँ इसकी, 5,000 इंटू 375, 18,75,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो रायज़ादा कंसाइनर ने जो खर्चे किए हैं वो किए 50,000 का फ्रे और 7,500 का इंश्योरेंस, तो उसकी जर्नल एंट्री डलेगी टू कैश फ्रे एंड इंश्योरेंस। तो ऐसे इनर कॉलम में आप इनका डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे। फ्रे जो है माय डियर फ्रेंड्स 50,000 एंड 7,500, 50,000 एंड 7,500, टोटल जो खर्चा है वो इधर आ जाएगा 57,500 रुपीज़ का। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आगे 500 शर्ट्स डैमेज हो गए, तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। इस एबनॉर्मल लॉस को क्या करूँगा मैं, बिल्कुल क्वेश्चन के सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाय एबनॉर्मल लॉस हमने ये चीज़ समझी थी कि एबनॉर्मल लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। देखिए समझिए, जितने भी गुड्स भेजे ना उनका अब तक का खर्चा हुआ है 18,75,000 प्लस 57,500, ये मैंने डेबिट किया हुआ है। कितने शर्ट पे खर्चा किया है ये आपने, 5,000 में। अब इस 5,000 में से 500 शर्ट बिल्कुल गायब कर दो आप कंसाइनमेंट अकाउंट से, डेबिट में लिखा हुआ है, तो उन 500 शर्ट्स का जितना भी खर्चा है जो डिस्ट्रॉय हो गया है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट से क्रेडिट करके निकाल दो। उसका ना तो खर्चा ना उससे रिलेटेड कुछ भी कंसाइनमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट है वो मैं मेरे जनरल पीएनएल, जो ओवरऑल पीएनएल है, उसमें शो करूंगा। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट करने का सिंपल सा रीजन ये है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका असर ही नहीं रखना है, ताकि इस कंसाइनमेंट की परफॉर्मेंस जब वैल्यू करूं तब इसकी वजह से कोई भी इम्पैक्ट ना रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि ये अगली बार नहीं होगा, अगली बार ये फायर नहीं होने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट मैं दे दूंगा तो जजमेंट ठीक से नहीं होगा कि ये कंसाइनमेंट आखिर हमारे लिए फेवरेबली परफॉर्म कर रहा भी है या नहीं। आई क्या बात समझ में दोस्तों।
बहुत अच्छी बात। एबनॉर्मल लॉस की मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सो आई हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। आई एम प्रिपेयरिंग समवेयर ओवर हियर, डाउन हियर, वर्किंग नोट फर्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। क्वांटिटी जो एबनॉर्मल लॉस की है वो है 500 शर्ट, सीधी सीधी दे रखी है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत हमें पड़ नहीं रही। 500 शर्ट जो हैं वो भैया डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 500 शर्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो उनकी गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट वैल्यू, गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट वैल्यू दोस्तों है 500 शर्ट जो डिस्ट्रॉय हुए थे, एक शर्ट जो था वो था 375 रुपये का, 375 का। तो एक तो ये पैसा हमारा डूब गया, 500 इंटू 375, दिस इज 1,87,500। आई होप एवरी वन इज कंफर्टेबल विद इट। फिर कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, कंसाइनर का जो टोटल खर्चा है वो है 57,500 रुपीज़ का, 57,500, बट दैट हैज़ बीन इंकर्ड ऑन ऑल द 5,000 शर्ट्स जो उसने भेजे। तो अगर 57,500 5,000 शर्ट पे हुआ तो एक शर्ट का कितना, 57,500 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू डिस्ट्रॉयड हुए शर्ट का कितना, इंटू 500। ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो 57,500 का खर्चा हुआ 5,000 शर्ट पे, तो 500 शर्ट पे कितना हुआ, 5,750 रुपीज़ का रस्ते में ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो जो 72,000 का, ऑल्दो दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बट डायरेक्ट एक्सपेंस इन द सेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे एक अच्छा वर्ड नहीं है यूज़ करने के लिए, दिस इज अ नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग एक्सपेंस, but still it won't be added because this is incurred on only the shirts which have actually reached to the consignee, and these 500 shirts have been destroyed in the route only। तो इन पर ये 72,000 का खर्चा कभी हुआ ही नहीं, तो ये नुकसान भी नहीं हुआ। ये 72,000 का जो खर्चा हुआ है वो हुआ ही 4,500 शर्ट्स पर है जो एक्चुअली वहाँ पहुँचे। तो बस इसकी जब मैं टैली कर लूँगा तो मुझे मेरा कंसाइनमेंट का एबनॉर्मल लॉस मिल जाएगा, विच इज़ 1,93,250। आई डोंट थिंक यू वुड हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो इसको यहाँ क्रेडिट कर देता हूँ 1,93,250, और इसमें कोई भी एक्चुअली एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी कैश बैंक में रिसीव नहीं हो रहा है, इससे कोई इंश्योरेंस कंपनी एक फूटी कौड़ी नहीं दे रही, पूरा हमें भुगतना है। तो ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर सिंपली जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर अगर जाएगा भी तो जाएगा टू कंसाइनमेंट, फिर पूरा का पूरा P&L अकाउंट में भेजना पड़ेगा, पूरा हमें ही भुगतना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जिंग ने हमें बैंक ड्राफ्ट दी थी, अभी मैं जिंग का अकाउंट बना नहीं रहा तो वो मैं लिख नहीं सकता। 4,000 शर्ट्स वर सोल्ड बाय हिम फॉर 500 ईच, तो यहाँ लिख देता हूँ बाय जिंग, जिंगी नाम है ना, बाय जिंग। और जिंग जी ने 4,000 शर्ट बेच दिए हैं और 500 रुपये पे बेचे हैं। मैं पहले शायद 2 लाख बोल गया था पर ये 20 लाख होगा, ठीक है ना, ओके। तो 4,000 शर्ट बेचे हैं इन्होंने, 500 रुपये पे बेचे हैं, तो 20 लाख रुपए हमारी सेल हो गई। ये पैसा हम मांगते हैं जिंग से, जिंग को चुकाना है हमें। आगे देखते हैं क्या किया है। जिंग भाई का खर्चा है, इसने 72,000 की कस्टम ड्यूटी दी थी, तो यहाँ लिख देता हूँ टू जिंग। जिंग के खर्चे भी ऐसे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, कस्टम दिया इसने 72,000 का, ये नॉन रेकरिंग खर्चा था, 2 रेकरिंग भी किए, गोडाउन रेंट, एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपये का, तो इधर लिख देता हूँ गोडाउन रेंट एंड एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपीज़ का। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग वो डेबिट तो होगा, खर्चा है, बस कंप्यूटेशन स्टॉक एंड नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में इनका कंसिडरेशन देखना पड़ता है। 82,000 जिंग का कमीशन भी होगा टू जिंग, कमीशन काफ़ी सिंपल सा दिया हुआ है, 5% कमीशन है सेल्स पर। तो 20 लाख की सेल करी है दोस्त ने, उस पर 5% का कमीशन हम इसे दे देंगे, तो उस पर 5% बनता है 10, 1 लाख रुपए का कमीशन बन जाएगा जिंग का। तो वो यहाँ मैं लिख देता हूँ
आप जिंक एक बार 2 जिंक करके सभी कमीशन भी नीचे लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इवन मोर प्रॉपर, पर दोनों में फर्क दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। एग्जाम में आप ऐसे ही करिएगा, 2 जिंक लिख के कस्टम, गोडाउन रेंट एंड कमीशन, तीनों के तीनों इनर कॉलम में, फिर आउटर कॉलम में 182 शो कर दीजिएगा। ओके, और कोई खर्चा वगैरह है क्या? जी नहीं है। और एबनॉर्मल लॉस तो मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। 2,50,000 की कंप्यूटेशन तो कंसाइनी के अकाउंट में आएगी। अब मुझे एक वर्किंग नोट और प्रिपेयर करना है छोटा सा, वो करना है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, तो कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर कर लेता हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेट करना है। पहली बात तो क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी कुछ इस तरीके से है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो थे वो 5,000 शर्ट हमने भेजे, लेस एबनॉर्मल लॉस हो गया 500 शर्ट तो जल गए रास्ते में, ठीक है ना, लेस सोल्ड की कहानी कुछ ऐसी है कि जिंग ने 4,000 शर्ट जो है वो लोगों को पहना दिए, बेच दिए, ठीक है ना। तो अब बचे होंगे, जो बचे हैं वो कहाँ हैं? वो स्टॉक है, तो स्टॉक में जो बचा है अभी 500 शर्ट उस भाई के पास पड़ी है, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है? 500 शर्ट, एक शर्ट 375 रुपीज़ का है या नहीं है? एक शर्ट 375 रुपीज़ का है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 इंटू 375, 1,87,500 की। कंसाइनर के खर्चे जोड़ने हैं, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो किए हैं ऊपर 57,500 के। ये 57,500 के जो खर्चे कंसाइनर ने किए हैं, ये किए हैं बेसिकली उन्होंने 5,000 शर्ट्स पर, सारे शर्ट्स पर किए हैं। तो स्टॉक में बचे 500 का प्रोपोर्शनेट कितना होगा, ठीक है ना, दिस आई एम कैलकुलेटिंग। तो वो कितना होगा अभी निकाल के बताता हूँ। 57,500 पहले निकाल चुके हैं, खैर हम ये डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 500, वो होगा 5,750, 5,750 पहले भी निकाला था। अब कंसाइनी के खर्चे भी जुड़ेंगे, क्योंकि जो स्टॉक में बचा है वो तो रिसीव हुआ था। तो कंसाइनी का भी जो नॉन सेलिंग एक्सपेंस है एक, दैट इज द कस्टम ड्यूटी, विच अमाउंटेड टू हाउ मच? विच अमाउंटेड टू 72,000, राइट। इधर देखिए टिक किया है मैंने, 72,000 का। ये तो नॉन रेकरिंग है ना, तो ये तो जुड़ेगा 72,000 का। पर 72,000 का जो खर्चा है वो सारे शर्ट्स पर नहीं लगा, वो ओनली रिसीव्ड शर्ट्स पर लगा जो जिंग ने एक्चुअली रिसीव किए। और जिंग ने एक्चुअली कितने रिसीव किए? जिंग ने एक्चुअली 4,500 शर्ट्स ही तो रिसीव किए। तो 4,500 शर्ट्स पर 72,000 टोटल 4,500 शर्ट्स पर लगा, तो 500 जो स्टॉक में बचे उनका प्रोपोर्शनेट खर्चा कितना होगा? 72,000 डिवाइडेड बाय 4,500 इंटू 500, तो ये हो जाता है 8,000 का। ये हो जाता है कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट खर्चा मैंने जोड़ दिया, ठीक है क्या दोस्तों? और कोई खर्चा है ही नहीं जोड़ने लायक। तो ये बाकी जो खर्चे कंसाइनी ने किए हैं पर वो सेलिंग है, नॉन रेकरिंग नहीं है। 187,500 प्लस 5,750 प्लस 8,000, तो टोटल आ जाएगा 2,01,250 रुपीज़ का। ये मेरे कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू है। ऊपर जाकर लिख दूंगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक 2,01,250, 2,01,250। तो कंसाइनमेंट स्टॉक भी हमने लिख दिया। अब इस अकाउंट के अंदर एक चीज़ और लिखनी रह गई है, वो ये जो ये 25 शर्ट्स है ना जिनके बेड डेट्स हो गए हमारे, तो वो भी हमारा ही खर्चा है, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन तो हमने दिया नहीं, तो उसको भी बुक करना पड़ेगा। वन ऑफ द कस्टमर टू हुम द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट कुड नॉट पे दी कॉस्ट ऑफ 25 शर्ट्स। ये कॉस्ट लिख के ना ये जान करके थोड़ा सा गुमराह करना चाह रहे हैं कि आप कॉस्ट पे बुक कर दो बेड डेट्स, कॉस्ट पे बुक नहीं होंगे। क्रेडिट में आप उसको सेल मान चुके हो, आपने 4,000 इंटू 500 लिखा है, यानी ये 25 शर्ट भी 500 पे क्रेडिट किए हुए हैं। तो बेड डेट जो बुक होंगे बेड डेट सेल्स वैल्यू पे बुक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 बेड डेट्स
टू बेड डेट्स, बेसिकली टू बेड डेट्स भी नहीं, वर्ड आ जाएगा टू जिंग। भाई आपने यहाँ जिंग भाई को 20 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो जिंग इसमें से इन 25 शर्ट के पैसे तो नहीं देने वाला है ना, तो टू जिंग बेड डेट्स, ठीक है, टू जिंग बेड डेट्स। तो वो कितना हो जाएगा, तो बेड डेट्स कितने हुए, 25 शर्ट हुए, तो उसको मैं बुक कर देता हूँ 25 शर्ट्स, और उन पे पैसे कितने कम आएंगे, 500 रुपये मेरे डूब गए, 500 रुपये पर शर्ट मेरा डूब गया। 25 इंटू 500, तो 12,500 रुपये के बेड डेट्स हो गए। ये कंसाइनर का खर्चा है इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। अब इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप सेल्स को दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है इन्होंने कि ये जो 4,000 शर्ट बिके हैं ये कैश में बिके हैं क्या, तो मैं तो सारी सेल क्रेडिट मान रहा हूँ। अगर ये कैश में बिके होते तो ये बचा हुआ कंसाइनमेंट डेटर्स हो जाता, कंसाइनमेंट डेटर्स में से फिर कर देते, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है, फाइनल इम्पैक्ट और अकाउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर ही हो रही है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। प्रॉफिट निकालने के लिए 20 लाख प्लस 1,93,250 प्लस 2,01,250, क्रेडिट की टोटल आ रही है 23,94,500, माइनस हो जाएगा इसमें से 18,75,000 माइनस 57,500 कंसाइनर का खर्चा माइनस 82,000 टोटल कंसाइनी का खर्चा, 1 लाख रुपीज़ उसका कमीशन माइनस 12,500 का पैसा बेड डेट्स डूब गया। अल्टीमेट जो प्रॉफिट हो रहा है कंसाइनमेंट पे 2,67,500 बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ टोटल भी लिख देता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा पूरा प्रिपेयर हो गया। अब हमें बनाना है कंसाइनी का अकाउंट, जिंग का अकाउंट, तो वो प्रिपेयर कर देता हूँ। जिंग्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो फर्स्ट चीज़ है वो हमें उधर पोस्ट करनी है। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि इसने बैंक ड्राफ्ट भेजी है 2,50,000 रुपीज़ की, तो उसे मैं जिंग अकाउंट में लिख दूंगा बाय बैंक 2,50,000 क्रेडिट हो जाएंगे। जिंग ने हमें पैसे दिए। एक जो फंडा चल रहा है इसका थोड़ा सा जुगाड़ फंडा है, वो समझिएगा। जो कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें क्या हो रहा है, सारे एक्सपेंस या आप समझ लीजिए जो भी लॉसेस हो रहे हैं कंसाइनमेंट पे वो डेबिट हो रहे हैं, और जो भी इनकम या गेन्स हो रहे हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, अदर देन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करने का सिंपल सा रीज़न है कि उसका इम्पैक्ट हटाना है। यूँ मत सोचिएगा सर एबनॉर्मल तो लॉस है फिर क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का कंसाइनमेंट पे असर ही नहीं दिखाना होता, पूरा का पूरा हटा देते हैं। मैंने आपको समझाया कि डेबिट में 18,75,000 और 57,500 खर्चा लिखा है 5,000 शर्ट्स का, इसमें से 500 शर्ट जो एबनॉर्मल लॉस हो गए उसका पूरा इम्पैक्ट ही क्रेडिट करके हटा दो। लॉस है ये, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन में P&L में डेबिट हो जाएगा। और जो जिंग अकाउंट है, कंसाइनी अकाउंट है, उसका सिंपल सा इम्पैक्ट चल रहा है कि अगर कंसाइनी कुछ पैसे वैसे दे देता है, कंसाइनी पेमेंट कर देता है, मतलब कंसाइनी हमें कुछ एडवांस देता है, तो कंसाइनी अगर बढ़ रहा है, हमारा उधार उसकी तरफ बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ कंसाइनी का हिसाब हम कम कर देंगे, मतलब हम कुछ मांगते हैं तो हम डेबिट कर देंगे, वो हमें कुछ दे देता है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2.5 लाख रुपए उसने दिए, मैंने क्रेडिट कर दिया। अब उसने हमारे बिहाफ पे खर्चा किया है तो उसको भी क्रेडिट कर देता हूँ बाय कंसाइनमेंट। तो 82,000 के खर्चे और 1 लाख रुपीज़ का कमीशन, तो टोटल 1,82,000 हो गया। फिर उसमें से बेड डेट्स का पैसा उससे मांगा नहीं जाएगा 12,500। आपने सेल जो लिखी है वो पूरी 20 लाख पे लिखी है, तो यहाँ पर जब आप इसकी जो एंट्री हो रही है कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय जिंग 20 लाख रुपए, तो जिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कंसाइनमेंट 20 लाख रुपीज़। इस 20 लाख में से 12,500 तो वो दे ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो डूब गए और वो उसे बेयर तो करने हैं नहीं, तो इसको वापस इधर कर देंगे बाय कंसाइनमेंट
12,500 मैं क्रेडिट कर दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनी अकाउंट में। कंसाइनी ये 12,500 नहीं देगा। कुल मिला के बात ये है कि 20 लाख रुपए उसने टोटल माल बेचा, उसमें से 2,50,000 तो उसने पहले ही दे दिए थे, 1,82,000 उसके खर्चे तो वो काट लेगा, और 12,500 के बेड डेट से जो उसको मिले ही नहीं 20 लाख में से, तो वो हमें भी क्यों देगा। बचा हुआ जो पैसा है, क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा बोला है मुझे याद है कि जिंग सेटल्ड इज अकाउंट इमीडिएटली, तो बचा हुआ हम मानते हैं कि वो बैंक बड़ा पैसा है तो बैंक ड्राफ्ट ही देगा। कैश तो कैसे पहुंचाएगा टोक्यो जापान से, बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर 15,55,500, ठीक है। ये फाइनल उनकी तरफ से हमें एक बैंक ड्राफ्ट और ट्रांसफ़र मिलेगा 20 लाख और 20 लाख। ये जो है बड़ा प्यार से हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया, इसका प्रेजेंटेशन हमने अच्छे से शो कर दिया, ठीक है दोस्तों। सो दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन वेयर व्हाट वी डिड वाज वी प्रिपेयर्ड कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट था और एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हुआ था, तो कुछ प्रोपोर्शनेट खर्चा एबनॉर्मल लॉस पे लगा ही नहीं, एक उसकी कंसिडरेशन देखी हमने। एक कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन हमने करी, पर कैसे करी कि जो कुछ खर्चा था वो रिसीव्ड गुड्स पे ही लगा, ट्रांजिट में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो जो 72,000 का प्रोपोर्शनेट खर्चा था, 72,000 का जो प्रोपोर्शनेट खर्चा क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक में भेजना था, वो एक्चुअली 4,500 शर्ट्स पर ही लगा था, तो वो एक एडजस्टमेंट वाली कैलकुलेशन भी अच्छी थी। ठीक सा सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने प्रिपेयर किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसके साथ भी एक दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जस्ट इन केस, तो आप उसे भी कर लीजिएगा। कुछ भी तकलीफ आती है, डाउट आती है, तो यू नो हाउ टू रीच आउट टू मी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अगली क्लास में मिलते हैं और मॉड्यूल के क्वेश्चन करने के लिए। अब हमें इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है। कंसेप्चुअली 3 एडजस्टमेंट्स थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर हमारा फिर वाइंड अप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा असाइनमेंट के साथ मिले हुए क्वेश्चन की। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा निकले।